नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार चुनाव से पहले बीते गुरुवार को राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस जगह पर कांग्रेस का वोट बैंक था वहां से ज्यादा नाम काटे गए हैं। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण भी दिया था। अब उनके इस दावे पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला। शुक्रवार को बीजेपी सांसद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आप देश से कितना झूठ बोलेंगे। बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल गांधी की हम पॉलिटिकल पिटाई करेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी जी अपने ही उम्मीदवार की खटिया खड़ी कर रहे हैं, विपक्ष की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से अपील कर रहा हूं, आप अपने नेता को पढ़ाएं। राहुल गांधी लोकतंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी देश के वोटर्स के विवेक का अपमान करना बंद करिए। राहुल गांधी को घेरते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कल जो राहुल गांधी ने बात कही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद की मर्यादा को उन्होंने शर्मसार किया। राहुल गांधी जी जैन जी के नाम पर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना ही अपनी पार्टी को कमजोर करते हैं। उन्होंने तंज कसा कि 55 साल के हो गए हैं, कब परिपक्व बनेंगे, अब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने जिसके बारे में कहा है वो 2023 का चुनाव है। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजय मिली थी। उस समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी कर्नाटक ने शिकायत की थी। कर्नाटक में सरकार, पुलिस सब कांग्रेस की और उसने काम नहीं किया, तो आप हल्ला क्यों कर रहे हैं? कल प्रेस वार्ता में आपने ज्ञानेश कुमार की तस्वीर दिखाई, वो इस साल आए, वो 2023 के चुनाव से उनका क्या मतलब है? झूठ बोलना, बिना सबूत के आरोप लगाना और देश के सामने गलत तस्वीर पेश करना राहुल गांधी की फितरत हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला और उन पर आरोप लगाया कि वो लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ जैन जी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि गांधी ने युवाओं से कहा कि वो उठ खड़े हों और सरकार गिराएं। उन्होंने इसे वोट चोरी नहीं बल्कि दिमाग चोरी बताया। फडणवीस ने आगे आरोप लगाया कि राहुल गांधी के सलाहकार भी इसी शहरी माओवादी मानसिकता के हैं। फडणवीस ने कहा कि भारत की जैन जी संविधान में विश्वास करती है, लोकतंत्र को महत्व देती है और स्टार्टअप व टेक क्रांति में आगे हैं। वहीं राहुल गांधी न युवाओं को समझते हैं, न बुजुर्गों को, न देश की जरूरत को। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जैन जी युवाओं से अपील की है कि वो वोट चोरी रोकें और लोकतंत्र की रक्षा करें। राहुल ने कहा कि देश के युवा, छात्र और जैन जी हमेशा संविधान की रक्षा करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा, भारत जिंदाबाद। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जैन जी चाहते हैं कि बांग्लादेश में इस्लामिक स्टेट बने और नेपाल में हिंदू स्टेट बने, तो फिर वो भारत को भी हिंदू स्टेट क्यों नहीं बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जैन जी परिवारवाद के खिलाफ हैं। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद वो राहुल जी को क्यों सहेंगे? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो वो आपको बाहर क्यों नहीं करेंगे? वो बांग्लादेश में इस्लामिक स्टेट और नेपाल में हिंदू स्टेट चाहते हैं, तो भारत में हिंदू स्टेट क्यों नहीं बनाएंगे? तैयार हो जाइए, वो आ रहे हैं। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफे के बाद शुक्रवार को अपना पहला सार्वजनिक बयान जारी किया। उन्होंने नेपाल में हुई हिंसा के बारे में जिक्र करते हुए इस घटना की जांच कराने की बात कही। संविधान दिवस के मौके पर केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर दावा किया कि पुलिस ने उन ऑटोमेटिक हथियारों से गोलीबारी की जो उनके पास मौजूद नहीं थे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उस समय नेपाल सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। ओली ने लिखा, मैं आज इसके पीछे की साजिश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समय ही बताएगा। उन्होंने कहा कि क्या हमारा देश बन रहा था या बिगड़ रहा था, या फिर देश की गिरावट की एक काल्पनिक कहानी गढ़कर गुस्से को बढ़ाया जा रहा था। हमारी नई पीढ़ी खुद ही ये सब समझ जाएगी। पूर्व पीएम ने कहा, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान घुसपैठ हुई, घुसपैठियों ने हिंसा फैलाई और हमारे युवाओं को मारा। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में वो 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ। ऐसे भी हुई वोट चोरी। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। असम बीजेपी ने असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के खिलाफ एक और एआई वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, पाईजान सोच रहा है कि अब तो पैसा ही पैसा होगा। इस कैप्शन के साथ जो वीडियो है उसमें गोगोई को पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से फोन पर बात करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में मुनीर गोगोई से पूछता है कि पाईजान, अगले साल तुम कितने मियां को जितवा सकते हो?
गोगोई जवाब में कहते हैं, अगले साल तो करीब 20 मिलियन लोग को जितवा सकता हूं, लेकिन पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा। इस पर मुनीर का जवाब आता है कि जितना पैसा लेना है ले लो, पर काम कर दो। इससे पहले भी असम बीजेपी के एआई वीडियो से बवाल हो चुका है, जिसमें असम को मुस्लिम बहुल राज्य दिखाने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शर्जील इमाम, पूर्व जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिकाओं की सुनवाई को 22 सितंबर 2025 तक स्थगित कर दिया। ये मामला 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश केस से संबंधित है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने सोमवार यानी 22 सितंबर को सुनवाई का निर्णय लिया। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शर्जील इमाम की ओर से पेशी की याचिकाओं में दलील हाईकोर्ट के 2 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें जमानत खारिज की गई थी। यूके की अदालत ने नीरव मोदी की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने अपनी भारत प्रत्यर्पण प्रक्रिया को फिर से खोलने की मांग की थी। इससे नीरव मोदी का भारत प्रत्यर्पण लंबित रह सकता है। नीरव मोदी पर भारत में बैंक धोखाधड़ी के आरोप हैं। यूके अदालत की याचिका स्वीकार किए जाने के बाद भारत सरकार और जांच एजेंसियां लंदन को औपचारिक जवाब भेजने में जुट गई हैं, ताकि लंबी कानूनी लड़ाई से बचा जा सके। सरकारी सूत्रों के अनुसार नीरव मोदी की कानूनी टीम ने पिछले महीने वेस्टमिंस्टर कोर्ट में यह आवेदन दाखिल किया था। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया और भारत सरकार को नोटिस भेज दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दावा किया है कि उन्होंने 7 युद्ध सुलझाए थे, लेकिन उन्होंने माना कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें यूक्रेन युद्ध के मामले में निराश किया है। ट्रंप का कहना है कि अगर तेल की कीमतें गिरती हैं तो पुतिन के पास युद्ध छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वो रूस पर और दबाव डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक यूरोपीय देश रूसी तेल खरीदते रहेंगे तब तक असर सीमित रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर तेल की कीमतें नीचे आती हैं तो रूस खुद ही समझौता करने पर मजबूर होगा। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने भारत पर भी रूस से तेल खरीदने को लेकर प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपने करीबी रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी और हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने भारत को भी सैंक्शन किया। ट्रंप ने यह बयान गुरुवार को ब्रिटेन की राजकीय यात्रा के दौरान दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताएं किसी के दबाव या अल्टीमेटम के आगे झुकने वाली नहीं है। लावरोव ने रूस के टीवी चैनल द ग्रेट गेम कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका की मांग है कि देश रूसी तेल खरीदना बंद करें, लेकिन इससे देशों को नए ऊर्जा बाजार और नए संसाधन ढूंढने पड़ रहे हैं और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। लावरोव ने कहा कि अमेरिका का ये तरीका गलत है और भारत चीन पर इस तरह की धमकी काम नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के रवैये को लेकर दुनिया भर में राजनीतिक और नैतिक विरोध बढ़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर लगे प्रतिबंधों से मिली छूट वापस ले ली है। भारत 2018 से ईरान के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल यानी चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था, ताकि पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक मानवीय सहायता और व्यापार पहुंचा सके, लेकिन अब अमेरिका ने इस छूट को खत्म कर दिया है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी में पद संभालते ही ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लागू की थी, जिसके तहत ईरान को उसके आतंकी संगठनों को समर्थन और एडवांस हथियार बनाने के आरोप में टारगेट किया जा रहा है। 29 सितंबर 2025 से ये छूट आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो भी देश या व्यक्ति चाबहार पोर्ट से जुड़े काम करेगा उस पर अमेरिका के IFC कानून के तहत कार्रवाई और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही व्यापार मुद्दों पर मतभेद हैं और अब इस फैसले ने रिश्तों को और जटिल बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ताइवान के लिए $400 मिलियन यानी करीब 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की सैन्य मदद पैकेज को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस पैकेज में हथियार और ऑटोनोमस ड्रोन शामिल थे, लेकिन इसे इस साल की गर्मियों में रोक दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप चीन के साथ व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से यह फैसला लिया गया। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय पलटा भी जा सकता है, लेकिन यह कदम अमेरिका की पुरानी नीति से अलग है, जो हमेशा ताइवान को हथियारों की आपूर्ति कर चीन के खिलाफ उसकी रक्षा क्षमता बढ़ाती रही है। इस पैकेज को अब तक के अमेरिकी सैन्य सहयोग से ज्यादा घातक बताया गया है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गजा पर युद्ध रोकने का प्रस्ताव अमेरिका ने वीटो कर दिया। इस प्रस्ताव को 15 में से 14 देशों ने मंजूरी दी थी। प्रस्ताव में गजा में तुरंत बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग की गई थी। इसके साथ ही हमास और अन्य संगठनों के कब्जे में बंद सभी लोगों को रिहा करने और मानवीय मदद पर लगी पाबंदियां हटाने की बात भी कही गई थी, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया। जबकि इस बीच इजराइल ने गजा सिटी पर अपना बड़ा हमला और तेज कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर अमेरिकी मौजूदगी बहाल करने का संकेत दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस एयरबेस को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बता दें, बगराम एयरबेस कभी अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकानों में से एक था, लेकिन 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की अफरा तफरी वाली वापसी के बाद ये तालिबान के कब्जे में चला गया। ट्रंप ने इस कदम को चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए जरूरी बताया और इसे ब्रेकिंग न्यूज कहकर पेश किया। हालांकि व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी कि क्या इस एयरबेस पर वापसी की कोई योजना बनाई जा रही है। कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने के कथित घोटाले की जांच तेज हो गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भारत के चुनाव आयोग ने जांच के लिए सभी उपलब्ध डेटा पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि सीआईडी का कहना है कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी अभी नहीं मिली है। राहुल गांधी के सबूत देने के बाद चुनाव आयोग और मोदी सरकार में हलचल मची हुई है। हिमाचल के कुल्लू मनाली में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही के 3 हफ्ते बाद सांसद कंगना रनौत प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची, लेकिन इस दौरान लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। मीडिया से बातचीत में कंगना ने कहा कि उन्होंने भी इस आपदा में नुकसान झेला है। उन्होंने बताया, मेरा रेस्टोरेंट की कल बिक्री सिर्फ 50 रुपए रही, जबकि कर्मचारियों की महीने की तनख्वाह 15 लाख है। मैं भी इंसान हूँ, एक सिंगल महिला हूँ, मुझे ऐसे मत ट्रीट कीजिए जैसे मैं इंग्लैंड की क्वीन हूँ और कुछ नहीं कर रही। कंगना के इस बयान से नया विवाद खड़ा हो गया। सवाल ये पूछा गया कि उन्होंने मदद के लिए क्या कदम उठाए, जैसे अन्य कलाकारों ने चंदा इकट्ठा किया। कंगना के साथ बीजेपी नेता गोविंद ठाकुर और प्रवक्ता अखिलेश कपूर भी मौजूद थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा से दुखद खबर सामने आई है। तेलंगाना के 32 वर्षीय छात्र मोहम्मद निजामुद्दीन को पुलिस ने गोली मार दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना 3 सितंबर को हुई थी। पुलिस का आरोप है कि निजामुद्दीन ने अपने रूममेट पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निजामुद्दीन के परिवार को उनकी मौत की जानकारी 2 हफ्ते बाद मिली। उनके पिता हुस्नुद्दीन ने बताया कि 18 सितंबर को उन्हें उनके बेटे के एक दोस्त ने फोन कर यह दुखद खबर दी। पिता ने कहा, मैं कई बार बेटे को फोन करता रहा, लेकिन फोन बंद था। बाद में हमें पता चला कि वो मारा गया। शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट को बम धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पुलिस महानिदेशक के ऑफिस को भेजी गई ईमेल में दावा किया गया कि अमेरिकी दूतावास, मद्रास हाई कोर्ट और एक स्कूल में RDX विस्फोट लगाए गए हैं। धमकी के बाद हाईकोर्ट परिसर में बम दस्ते ने स्टाफ, वकीलों और आगंतुकों की सुरक्षा के लिए जांच की। अधिकारियों ने जनता से शांत रहने और अफवाहों से बचने की अपील की। इससे पहले जुलाई में बेंगलोर के कोडी गेहली अपार्टमेंट और कलासीपल्ल्या बस स्टैंड पर भी बम और धमकी के मामले सामने आए थे। वहां बम दस्ते, स्पिनर डॉग और ATS ने सुरक्षा बढ़ाते हुए जांच की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.